नमस्कार दोस्तों, एसके यादव जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मेरे द्वारा लिखा हुआ ये प्रियम्बल का प्रस्तावना का नोट्स है और ये मेरा अपना संस्थान का बुक है, अपना नोट्स है, अपना संस्थान का देख लीजिए। पॉलिटी का नोट्स है और ये देख लीजिए एसके यादव जीएस क्लासेज पॉलिटी का नोट्स है और मेरा कोचिंग के जो लोकेशन है ये भी देख लीजिएगा। गाइड बाय एसके यादव, मोबाइल नंबर 7870 एसके यादव जीएस क्लासेज, बीपीएससी दरोगा रेलवे ईटीसी, बाजार समिति केला मंडी के पीछे संदलपुर मोड़, एग्जामी मोबाइल शॉप के ऊपर पटना 6। ऑफलाइन बैच चलता है, ऑफलाइन लगातार बैच। अभी पॉलिटी का बैच सुबह 7 से 8 में आपका चल रहा है। तो अगर आपको जो ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा वीडियो हम प्रियम्बल का बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग देखिए। और इससे अगर और ज़्यादा विस्तार रूप में पढ़ना है तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ऑफलाइन बैच में अगर पटना में है तो जरूर ऑफलाइन बैच में एक बार आके और एसके यादव जीएस क्लासेस में डेमो जरूर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आप लोग का सेशन शुरू करते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक हम मेरे द्वारा लिखा गया है, ये मार्केट में भी पुस्तक मिलता है, ध्यान गया। ये एसके यादव जीएस क्लासेस का नोट्स अगर आप चाहिए तो मार्केट के बुक दुकान पर जाके आप ले सकते हैं। प्रियम्बल का प्रियम्बल अभी हम शुरू करेंगे। और आप लोग देखिए प्रस्तावना के हम जो हमारे यहाँ हमारे द्वारा जो लिखा गया है प्रस्तावना, उसको देखिए। छोटा सा वीडियो है प्रस्तावना के संबंध में। तो आइए प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे, जो नोट्स में है खाली पढ़ दे रहे हैं उस टाइप से। इसके बाद आकर डिटेल आपको पढ़ना है तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए। संविधान सभा के प्रथम बैठक, आपको पता है कि हमारे देश के संविधान सभा, जब हमारे देश में जो संविधान बना है उस संविधान को बनाने में ध्यान का संविधान सभा का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब ऐसे कह दे कि हमारे देश का जो संविधान का निर्माण किया है वह कौन किया है? संविधान सभा। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष, हाँ भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर, नोट कीजिएगा डेट को, 13 दिसंबर 1946 को, बात को नोट कीजिएगा। संविधान सभा के ध्यान गया प्रथम बैठक के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो आप कहिएगा 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपने दूसरे बैठक के दौरान, हाँ ध्यान रखिएगा, तो बात को यहाँ पर एकदम आप लोग डोनेट कीजिएगा, ध्यान का हाईलाइट कीजिएगा कि संविधान सभा के पहले बैठक के दौरान, संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान, ध्यान का संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था संविधान सभा ने अपने दूसरे बैठक में 22 जनवरी 1947 को इसको प्रस्ताव पारित किया, मतलब स्वीकृति प्रदान किया। तो आपसे पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। दो डेट आप ध्यान गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान का क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गया। तो अब आप मोटा मोटी स्टूडेंट, अब 4 प्रश्न यहाँ से निकाल लो। 4 प्रश्न आपका निकल गया। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न यहाँ से यहाँ तक जो हम हाईलाइट किए, यहाँ से 4 प्रश्न निकल गया। अब बोलो कैसे 4 प्रश्न निकल गया? तो संविधान सभा का पहला बैठक के दौरान, तो संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, और पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और ध्यान का संविधान सभा के पहला बैठक के दौरान ही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के पहला बैठक के दौरान की दूसरा बैठक, तो कहिएगा पहला बैठक के दौरान। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला बैठक शुरू कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव लाया कौन था? तो कहिएगा जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित संविधान सभा के काना बैठक में? तो कहिएगा दूसरा बैठक में। काना बैठक में? दूसरा बैठक में। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया था?
था 22 जनवरी 1947। और यही बाद में चलकर भारतीय संविधान का क्या बन गया, प्रियम्बल बन गया, प्रस्तावना बन गया, प्रस्तावना बन गया। तो 4 प्रश्न हम यहाँ से निकाल दिए हैं। आगे फिर हम देखते हैं अगला क्या है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, एकदम एक एक पॉइंट का है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए, इसको क्लियर हो जाएगा पूरा संविधान सभा। और इसको और डिटेल पढ़ना है तो आप ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कीजिए SK यादव GS क्लास। एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हमारे चैनल पर बहुत सा वीडियो आते रहता है, छोटा छोटा वीडियो आते रहता है। और बहुत जल्दी जब बोर्ड आ जाएगा तो फिर हम बोर्ड पर भी दिखेंगे आपके सामने, तब तक आप ऐसे काम चलाइए। संविधान सभा में कुल बैठक कितना हुआ था? 12 गो। संविधान सभा में कुल बैठक, ये भी पूछेगा कि संविधान सभा में कुल बैठक कितना हुआ था? 12 गो बैठक हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला बताएगा, अब देखो यहाँ पर दे दिया है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब से कब चला। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसका बढ़िया से इसका बनाइएगा थंबनेल। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 के बीच में चला था। संविधान सभा का पहला बैठक कब से कब तक चला? तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। और संविधान सभा के पहले बैठक के दौरान 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। और संविधान सभा के दूसरे बैठक के दौरान ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1947 को, ध्यान रखा 22 जनवरी 1947 को, ध्यान रखा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, ध्यान रखा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? पारित किया गया था। तो संविधान सभा में कुल बैठक कितना हुआ था? 12। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग और एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। संविधान सभा का दूसरा बैठक अगर आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का दूसरा बैठक कब से कब चला, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 जनवरी, ध्यान रखिए हमने यहाँ पर क्या बताया था? 22 जनवरी को ध्यान उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। और संविधान सभा का बैठक में, दूसरा बैठक में, तो संविधान सभा का दूसरा बैठक 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 1947 तक हुआ था। संविधान सभा का दूसरा बैठक जो हुआ था वह कब से कब तक? 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक हुआ था। ये भी बात ध्यान गया। संविधान सभा का दूसरा बैठक कब से कब? 22 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक हुआ था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। दोनों बैठक याद रखिएगा, दोनों बैठक एक बार बहुत बढ़िया से याद रखिएगा सभी आदमी। ये दोनों पॉइंट आपको याद करना है बढ़िया से, ये दोनों पॉइंट बढ़िया से याद कीजिए सभी आदमी। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। और संविधान सभा का दूसरा बैठक 22 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक चला। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, अगला की पॉइंट हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रस्तावना पर संविधान सभा, ध्यान रखिए ये भी की याद रखेगा। संविधान की प्रस्तावना पर 4 देशों का प्रभाव पड़ा है जो निम्न है। संविधान के प्रस्तावना पर कितने देशों का प्रभाव पड़ा है? 4 देश का प्रभाव पड़ा है। ध्यान रखिएगा जो निम्न है। पहला कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के प्रस्तावना पर कितना देश का प्रभाव पड़ा, तो आप कहिएगा 4 देश का प्रभाव पड़ा। ध्यान रखिएगा कौन कौन? तो अमेरिका, यूएसए, फ्रांस और रूस। यूएसए, फ्रांस और रूस। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस और देखो अमेरिका, ध्यान रखिएगा रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों का प्रभाव पड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया। संविधान में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से संविधान में क्या लिया गया? प्रस्तावना में क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अमेरिका के देखिए, अमेरिका का देखिएगा प्रस्तावना के संबंध में अमेरिका के देखिएगा। प्रस्तावना विश्व में प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। विश्व का कौन ऐसा पहला देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था पहली बार? तो कौन था? अमेरिका था। भारत अमेरिका का अनुसरण करते हुए अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। मतलब कि हम लोग के संविधान में जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा।
फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789, 1889, 99 तक हुआ था। 1789 से लेकर 1799 तक चला था। और इसी के दौरान ही पहली बार स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आप कहेगा जाने कहाँ के, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और इसी क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, और 5 प्रकार के, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता की बात कहा गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का वो है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की चर्चा प्रस्तावना में की गई है। इसके बाद आएगा अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगला रूस की क्रांति से क्या क्या लिया गया। रूस की क्रांति हुआ कब था? 1917, 1900 कितना में होता? 17 में। और इस क्रांति के दौरान ही सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का नारा दिया गया था। और यही हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में रूस की क्रांति से लिया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसी से प्रभावित होकर प्रस्तावना में नया शब्द को शामिल किया गया। और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, जो निम्न है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और कौन? राजनीतिक न्याय। ये भी बात ध्यान रखिएगा। बेरूबाडी मामला आया था 1960 में। बेरूबाडी मामला 1960 में आया था। बेरूबाडी मामला कब आया? 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जिस कारण संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। बात समझिएगा कि सन 1960 में बेरूबाडी मामला आया था। और इस बेरूबाडी मामला में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है, ध्यान का, प्रस्तावना जो है यह संविधान का अंग नहीं है। और जब संविधान का अंग नहीं है तो संसद जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। ये किस मामले में कहा गया? बेरूबाडी मामला। बेरूबाडी मामला कब आया? 1960। फिर से सुनिएगा, 1960 में बेरूबाडी मामला आया। और इस बेरूबाडी मामला में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग नहीं है। और जब संविधान का अंग नहीं है तो संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। आगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1917 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया और कहा कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना जो है क्या है? अपरिवर्तनीय है। यह किस में कहा गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में कहा गया। फिर आएगा अगला, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया केशवानंद भारती 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा संसद इसमें संशोधन कर सकती है। और संसद अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया। और एक बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और यह संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। और प्रस्तावना में 3 गो नए शब्द जोड़ा गया: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ध्यान गया, प्रस्तावना में कै गो शब्द जोड़ा गया? 3 गो। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन करते हुए कै गो शब्द जोड़ा गया? 3 गो: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद आएगा अगला, लास्ट देखिएगा, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अभी प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, बात को समझिएगा। अगर प्रश्न कहेगा आपको कि प्रस्तावना के 5 शब्द, देखो प्रस्तावना के 5 शब्द, प्रस्तावना जो है इसका पहला 5 शब्द, प्रथम 5 शब्द का क्रम बताइए। प्रथम 5 शब्द का क्रम बताइएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप कहिएगा SSPLG, ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा। ध्यान का, एस से देखो, एस से पहला एस से क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला एस से क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा एस से क्या होगा? समाजवादी। तीसरा क्या आ जाएगा? पी से पंथ निरपेक्ष। एल से क्या होगा? लोकतांत्रिक। जी से क्या होगा? गणराज्य। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। देखो पहला 5 शब्द, हम भारत के लोग को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब इस एस का मतलब हुआ। फिर ज्ञान का समाजवादी, इस एस का मतलब हुआ। फिर पी से क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये 5 शब्द याद रखिएगा, SSPLG। ध्यान का, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, 5 क्रम सजाने के लिए देता है। आगे
समाजवादी आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प अपनी इस संविधान सभा ने अपना तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुभ सप्तम 2000 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मूल संविधान में प्रस्तावना के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में प्रस्तावना के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य था। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला, वर्तमान समय में प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए पहले मूल संविधान में तीन शब्द था, प्रभुत्व, संपन्न और लोकतांत्रिक, लेकिन फिर से जोड़ा गया। आगे ध्यान गया तो प्रस्तावना वर्तमान के संविधान में प्रस्तावना के अनुसार भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान गया यहाँ पर देखिएगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भी बात आप ध्यान रखिए। फिर से पढ़ देते हैं। वर्तमान में संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये आप ध्यान गया। और पहला हम तुरंत बता दिए SSPLG, याद रखेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया है। ये भी बात ध्यान गया। तो भारतीय संविधान ने संविधान सभा को कब स्वीकार किया? तो आप कहिएगा 26 नवंबर 1949 को। और यह जानकारी हमें संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त होता है। ये भी बात ध्यान गया। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया और यह जानकारी हमें संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त होता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। राज्य क्या है इसको देखो, और राज्य क्या है, राज्य होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो वैसी कोई भी संस्था, बात को समझो कि राज्य क्या कहा जाता है, राज्य क्या है, बात को समझो। ये राज्य क्या है, देख रहे भाई, इसको समझ। राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं? तो वैसी कोई संस्था जिसमें 4 तत्व हो, यानी जिसके पास क्षेत्रफल हो, जिसके पास जनसंख्या हो, जिसके पास सरकार हो, जिसके पास संप्रभुत्व हो, मौजूद हो, वह क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। तो राज्य के लिए 4 चीज होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, उसका अपना कोई सरकार होना चाहिए और उसके अपने संप्रभुत्व होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। ये परिभाषा ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे और प्रस्तावना के संबंध में, जैसे एक राज्य है जिसमें 4 तत्व, वो भारत एक राज्य है। यानी भारत एक क्या है? जैसे भारत एक क्या है? राज्य है जिसमें 4 तत्व क्या है? मौजूद है। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, इसको देखेंगे। लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्द से लिया गया है, डेमोस प्लस क्रेसिया, जिससे मिलकर बना है, जिससे डेमोस का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात डेमोक्रेसी के पूरा रूप हम बोले तो इसका अर्थ हुआ लोगों का क्या? शासन। लोगों का क्या हो जाएगा? शासन। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे, वैसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति अंतिम स्रोत आम जनता को हो, वह क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाता है। वैसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता के पास हो, वह क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, बात को समझे, पूछा हुआ है टीआरई में प्रश्न। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, 16वें रैंक के राष्ट्रपति यूएसए के हुआ करते थे अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं। लोकतंत्र के 2 प्रकार है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन 2 प्रकार है, ध्यान रखिएगा। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र,
प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहेंगे? वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून निर्माण और शासन प्रशासन में आम जनता का प्रत्यक्ष भागीदारी हो, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वही होगा जिस देश का जनसंख्या क्या होगा, बहुत कम होगा, वहीं पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। क्योंकि वहाँ का जो भी नियम कानून बनेगा ना दोस्तों, वो सभी नियम कानून में आम जनता पार्टिसिपेट करेगा और आम जनता जो जनमत संग्रह के द्वारा वहाँ पर क्या बनेगा, कोई भी नियम कानून बनाएगा। तो बताओ ये कब संभव होगा? जब किसी देश का जनसंख्या कम होगा तभी होगा। क्या भारत जो है इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पर सभी आदमी एक जगह इकट्ठा होकर जनमत संग्रह के तहत कभी भी नियम कानून बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए भारत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। समानता कम आबादी वाला, देखो लिख दिया है यहाँ पर, समानता कम आबादी वाला देशों में इस प्रकार की लोकतंत्र देखने को मिलता है। और इसकी प्रमुख विशेषता वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन इत्यादि है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण जो है कौन देश है? स्विट्जरलैंड है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? स्विट्जरलैंड। जनरली आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र मिलता नहीं है, लेकिन एक देश मिल जाएगा जहाँ स्विट्जरलैंड है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखा जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, इसको देखिएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहेंगे? ध्यान का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है, इसको देखेंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून के निर्माण में आम जनता नहीं बल्कि आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की भागीदारी हो, वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। हाँ, अधिकतर विश्व के अधिकतर देश में जाएगा ना तो आपको कौन लोकतंत्र मिलेगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश में जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में अगर नियम कानून बनता है तो संसद होता है, संसद नियम कानून बनाता है। और इस संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई भी विधेयक आएगा, कोई भी नियम कानून बनने के लिए कोई भी विधेयक आएगा तो संसद के दोनों सदनों में आएगा। लोकसभा राज्यसभा पास करेगा, राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देगा, तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे द्वारा, जैसे कि आप अपने क्षेत्र में आप विधायक को चुनते होंगे या किसी सांसद को चुनते हैं, तो हमारा वो प्रतिनिधि करता है। तो हम जैसे किसी संसद को चुने, आपको जैसे मान लीजिए कि कोई संसद को हम चुने और वह संसद जो है सदन में बैठेगा और सदन में विधेयक आएगा, उस विधेयक पर वो क्या करेगा? वोटिंग करेगा, तो नियम कानून बनाएगा। तो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि किया ना, तो वह अप्रत्यक्ष ना हुआ। हम जो सांसद को जिता कर भेजे वो प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन वो सांसद जो है जो काम करेगा वह क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब और डिटेल जानना है तो ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ध्यान गया वहाँ ही संभव होगा जहाँ पर जिस देश की जनसंख्या क्या है? ज्यादा, वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। और वैसी देश जहाँ की जनसंख्या बहुत कम होगा वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलेगा। तो स्विट्जरलैंड में कैसा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। इसके आएगा कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन कौन देश है, एग्जाम्पल इत्यादि बहुत सा है, लेकिन भारत ले लो, यूएसए ले लो, कनाडा, ईटीसी, बहुत सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। लेकिन ध्यान रखिए, गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब क्या होता है? सब देखें, गणराज्य वैसा देश जिसके राष्ट्राध्यक्ष का क्या निर्वाचित होता है, वो क्या कहलाएगा? गणराज्य करेगा। मतलब कि वैसा कोई देश जिसके राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता हो। ध्यान रखिए, समय समय पर चुनाव होता होगा और समय समय पर वह बदलते रहता है, वैसे देश को हम क्या कहेंगे? गणराज्य कहेंगे। जैसे भारत एक गणराज्य है, जैसे भारत क्या है? गणराज्य है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है? ध्यान का राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है कि नहीं होता है? आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि नहीं होता है? और ध्यान रखिएगा, कोई कमेंट करके हमको बताइएगा, कमेंट करके हमको ये आंसर दे दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, कमेंट करके बता दीजिएगा सभी आदमी, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रचार के समय कितना दे, प्रचार प्रसार के लिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए कितना समय दिया जाता है? कितना समय दिया जाता है? ये प्रश्न आप सभी से है, आप हमको कमेंट करके दे दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप हम लोग को कमेंट करके दे दीजिएगा। ये कमेंट एक क्वेश्चन कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन का ये है, एक क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा और दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा हमको कमेंट, दूसरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सभी आदमी अपना नाम लिख कर लिख दीजिएगा, बजाते से कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? कौन कौन भाग लेता है? भाग लेता है, एक कमेंट कर दीजिएगा हमको। और राष्ट्रपति का तीसरा क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा आप हम लोग को। तीसरा क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का चर्चा अनुच्छेद कितना में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का चर्चा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का चर्चा अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद कितना में? ये 3 प्रश्न आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये 3 प्रश्न आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम जान जाएंगे कि हाँ आप लोग आंसर दिए। 3 प्रश्न हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे पंथ निरपेक्ष के बारे में बताइएगा। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? वैसा देश जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष की सरकार का कोई अपना धर्म ना हो। हाँ भाई, धार्मिक मामले में सरकार तटस्थ रहता हो, अथवा जिस राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो वह पंथ निरपेक्ष कहलाता है। भारत संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना? 3 जनवरी 1977 से बना है। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है कि भारत जो है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना। देखो कितना अच्छा है, ध्यान का कितना अच्छा प्रश्न है। ध्यान का भारत जो है संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना? ध्यान का 3 जनवरी 1977 को 3 जनवरी 1977 को भारत जो है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना था। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे आएगा समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब क्या होता है देखेंगे। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद एक विचारधारा है। इसका अर्थ समानता स्थापित करना होता है। ध्यान का समाजवाद एक विचारधारा है, इसका अर्थ होता है समानता स्थापित करना। नोट, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। हाँ भाई, भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी की आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न बताएगा संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? वैसा राष्ट्र जिसके नीति निर्माण में किसी दूसरे देश का बाह्य हस्तक्षेप न हो संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहलाता है। अब भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कब कहलाया? 15 अगस्त 1947 के बाद संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहलाया। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब यह हुआ, डायरेक्ट अपना भाषा में समझिए, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपना से स्वयं डिसीजन लेने के लिए वह तत्पर हो, उसके डिसीजन में कोई दूसरा हस्तक्षेप न करे, उसे हम संप्रभुत्व संपन्न कहेंगे। अपना निर्णय स्वयं ले और उसके निर्णय में कोई बाहरी आदमी हस्तक्षेप न कर सके, ध्यान गया, उसे हम संप्रभुत्व संपन्न कहेंगे। ध्यान गया, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। आगे प्रस्तावना को लेकर विद्वानों का अलग अलग, हाँ प्रस्तावना को लेकर हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना को लेकर विद्वानों का अलग अलग कई विचार है। सभी विद्वान को देखते हैं कौन किसका क्या विचार दिया गया है। जैसे एन पालकी वाला का कहना क्या है? एन पालकी वाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये भी पूछेगा आपसे कि बताएगा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसका है? एन पालकी वाला का। किसका कथन हुआ? एन पालकी वाला का। याद कर लीजिएगा सभी आदमी ये सब। इसके बाद आएगा अगला प्रश्न, हम लोग देखेंगे अगला कि पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा। तो पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग बताया। ये भी आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग कौन बताया, तो आप कहेगा पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। अगला आएगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र से किया है। ये भी बात ध्यान गया कि अगर कौन था जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का तुलना अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र से किया था, तो आप कहेगा भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह का स्टेटमेंट था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का तुलना अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र से किया गया है। आगे बताएगा एक ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ हुआ करता था जिसका नाम है अर्नेस्ट बारकर और अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट की संज्ञा दिया है। ये भी बात ध्यान गया कि कौन ऐसा विद्वान था जिन्होंने प्रस्तावना को कुंजी नोट का संज्ञा दिया था, तो आप कहेगा अर्नेस्ट बारकर। कहाँ का राजनीतिक विशेषज्ञ हुआ करता था? ब्रिटेन का। अगला सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का क्या कहना था प्रस्तावना के संबंध में? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का प्रस्तावना के संबंध में कहना था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है? विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है? विचार है। अगला
के एम मुंशी का क्या कहना था, ध्यान रखिएगा, के एम मुंशी के कहना था प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। के एम मुंशी का कहना है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। इसके बाद आगे आइएगा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। अब प्रस्तावना के संबंध में ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का क्या कहना था, इनका कहना था संविधान का एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था प्रस्तावना के संबंध में। इसके बाद आएगा लास्ट, सुभाष कश्यप का क्या कहना था। सुभाष कश्यप का कहना था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसका आधारशिला है। संविधान शरीर है तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना उसकी आधारशिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रस्तावना टॉपिक देखने के लिए। तो सभी आदमी एक बार प्रस्तावना टॉपिक देखेंगे, लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक का बटन दबा देंगे। और अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो अगर आप लोग को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो हमारे यहाँ एसके यादव जीएस क्लासेज में, एसके यादव ध्यान का जीएस क्लासेज में बहुत सा आपका ऑफलाइन बैच चलता है। ध्यान का जैसे सुबह में आपका पहला बैच शुरू हो जाता है, हम सारा बैच का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं 7 AM से 8 AM, 7 AM से 8 AM जो है ध्यान का पहला बैच आपका ऑफलाइन बैच शुरू हो जाता है। 7 से 8 में हमारे यहाँ पॉलिटी अभी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है। दूसरा बैच जो है ध्यान रखिएगा, दूसरा बैच जो है हमारे यहाँ 8 AM से 9 AM में नया बैच आपका मंगलवार से आ रहा है। ध्यान रखिएगा पर्यावरण एवं प्रस्थितिकी, पर्यावरण एवं प्रस्थितिकी आ रहा है। ध्यान रखिएगा पर्यावरण एवं प्रस्थितिकी आ रहा है 8 से 9 में और यहाँ मंगलवार से आ रहा है। तीसरा बैच जो है हमारे यहाँ 9 AM से शुरू होता है, 9 AM से 10 AM, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये। ध्यान का NCERT का ये भी नया बैच शुरू हुआ है। और NCERT का बैच जो है हम 6 क्लास के ध्यान का इतिहास से शुरू किए हैं, हिस्ट्री से। तो जिनको पढ़ना है अभी एक टॉपिक खत्म हुआ है, जिनको पढ़ना है ज्वाइन कर सकते हैं 9 से 10 में। इसके बाद चौथा बैच जो हमारे यहाँ शुरू होता है वह 3 बजे से शुरू होता है, 3 PM से 4 PM, 3 PM से 4 PM ऑफलाइन बैच का है, 3 PM से 4 PM। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। पांचवा बैच जो हमारे यहाँ शुरू होता है 4 PM से 5 PM, ध्यान का 4 PM से 5 PM, इसमें इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है जो खत्म होने वाला है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। ध्यान गया यहाँ पर फिर नया बैच जो भी होगा वो आ जाएगा। छठा बैच हमारे यहाँ है ध्यान का 5 से 7 में आएगा, 5 से 7 में 7 PM में क्यूज बैच चल रहा है, क्यूज बैच है 5 से 7 में। इसके बाद 7वां बैच जो हमारे यहाँ है, 7वां बैच जो ऑफलाइन है, ये बैच आपको 7 PM से 7 PM से ध्यान का 8 PM में ध्यान का बुलंदी एक्सप्रेस चल रहा है, बुलंदी एक्सप्रेस, जिसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ाया जाएगा, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ाया जाता है 7 से 8 में। उसके बाद 8वां बैच जो हमारे यहाँ 8 PM से 9 PM, 8 PM से 9 PM जो है हमारे यहाँ लास्ट करेंट अफेयर का बैच चलता है, करेंट अफेयर का बैच चलता है, लिखवा के भी पढ़ाया जाता है और इसमें लिखाया भी जाता है टॉपिक और SPD प्लस एडिटोरिया का बुक, यह 3 बुक के चलता है, जिसमें शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को SPD चलेगा और बीफे, शुक्र, शनिचर को आपको एडिटोरिया चलेगा और प्रत्येक दिन एक टॉपिक हम लोग लिखवाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, ये ऑफलाइन बैच का जानकारी हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अब सभी आदमी को ये जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आप प्रस्तावना प्रियम्बल को देखिए और बहुत सा प्यार दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।